गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि 1740 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर समुद्र तट की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा जो गांधी जी ने 24 दिनों में पूरी की थी। इस यात्रा के दौरान हजारों नर नारियों ने भी गांधी जी का हार्दिक स्वागत किया था। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की जो तुलना है वह एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस अभियान तथा मुसोलिनी के रोम अभियान से भी की है। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन्हें निर्मदा के जेल में भेज दिया गया था। तो कल हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कारण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे साइन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, शोचनीय आर्थिक स्थिति, देश का अशांत वातावरण, बारदौली का सत्याग्रह और गांधी जी की मांगों की उपेक्षा करना। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगें ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन मांगों को मानने की बजाय दमन चक्र चला दिया, जिससे गांधी जी को प्रबल ठेस पहुंचा और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम जो है गांधी जी के द्वारा घोषित किया गया था, जैसा कि नंबर 1 है जगह जगह पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाए। दूसरा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरी बात, स्त्रियों द्वारा शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिए जाए। चौथा कार्यक्रम, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे देना चाहिए तथा लोग सरकार को टैक्स न दें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार का रखा गया था। इसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है प्रचार प्रसार शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार, इसके अंतर्गत फर्स्ट है नमक सत्याग्रह, 2 नंबर पर है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, शराब विरोधी आंदोलन चलाए गए तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया गया था। नंबर 1 नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया था 5 से 6 अप्रैल के बीच। गांधी जी का अनुसरण करते हुए हजारों लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए स्थान स्थान पर नमक बनाया। संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत, बम्बई और बंगाल में नमक कानून तोड़ा गया।
जहां नमक बनाना संभव नहीं था, वहां लोगों ने अन्न कानून को तोड़ा। उदाहरणतः मध्य प्रांत में जंगल कानून तथा कलकत्ता में राजभोग कानून का उल्लंघन किया गया। इसी प्रकार विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार क्विन्ने अवज्ञा आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता रही थी। तो विदेशी वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं का बहिष्कार अब किया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में महान सफलता प्राप्त हुई और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग पर बल मिला था। इसी प्रकार शराब विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। तो स्त्रियों ने पर्दा प्रथा त्याग दी और इस आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। शराब विरोधी आंदोलन में स्त्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। इन्होंने शराब और अफीम की दुकानों पर धरने दिए। दिल्ली में 1600 नारियों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक दुकानें जो हैं बंद हो गई थी। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया गया था। इस प्रकार क्विन्ने अवज्ञा आंदोलन का जो प्रसार है वह जोरों शोरों के साथ होने लगा। इसके एवज में सरकार के द्वारा दमन चक्र चलाया गया। क्विन्ने अवज्ञा आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ब्रिटिश जो सरकार है वह काफ़ी चिंतित हुई और उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। अकेले दिल्ली में लगभग 1600 महिलाओं को शराब की दुकानों पर धरना दिए जाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 मई को गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर पूर्ण रूप से हड़ताल रखी गई। 69 सत्याग्रहियों पर लाठियां इस दौरान बरसाई गई थी और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया। धारासना में 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की, परंतु पुलिस ने बड़ी बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। धारासना धावा के समय पुलिस के अत्याचारों का वर्णन करते हुए न्यू फ्रीमेन समाचार पत्र के संवाददाता बेब मिलर स्वयं लिखते हैं कि 18 वर्ष तक 22 देशों में संवाद संग्रह के काम में मैंने असंख्यक उपद्रव, संघर्ष, गली कूचों में जमकर हुई लड़ाइयाँ और विद्रोह देखे, परंतु धारासना जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाला जो मर्मभेदी दृश्य है वह आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस प्रकार क्विन्ने अवज्ञा आंदोलन के एवज में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन चक्र चलाया गया तथा प्रजा पर भीषण अत्याचार किए गए थे। इसके पश्चात जो है समझौते का असफल प्रयास भी किया गया। तो जिस समय आंदोलन तीव्र गति पर था उस समय एक अंग्रेज पत्रकार सोलोकोम और डॉक्टर जैकर और तेज बहादुर सप्रू आदि उदारवादी जो नेता थे, इन्होंने कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता करवाने के अथक प्रयास किए, परंतु सफल नहीं रहे। सोलोकोम ने गांधी जी से जेल में भेंट की और आंदोलन स्थगित करने के बारे में बातचीत भी की, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। इसके पश्चात प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। सरकार के दमन चक्र के पश्चात समझौते का असफल प्रयास और इसके पश्चात प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 को आयोजित किया गया था। तो 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडाइल की अध्यक्षता में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में
89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, परंतु ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति के चलते कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व जो था इसमें शामिल नहीं हुआ था। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर कोई समझौता नहीं हो पाया। अंत में 16 जनवरी 1931 को यह जो सम्मेलन था अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के बीच एक समझौता किया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जो कि इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की प्रमुख शर्तें कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1, राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। केवल उन्हीं लोगों को ही रिहा नहीं किया जाए जिनके विरुद्ध हिंसात्मक अपराध सिद्ध हो चुके हैं। दूसरी शर्त थी, सरकार सभी अध्यादेशों तथा चालू मुकदमों को वापस ले लेगी। तीसरी शर्त जो गांधी इरविन समझौते की थी वह थी, आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति जो है उनके स्वामियों को लौटा दी जाए। इसी प्रकार 4 नंबर पे है, सरकार ऐसे लोगों को बंदी नहीं बनाएगी जो शराब, अफीम तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देंगे। इसी प्रकार समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की आज्ञा दी जाएगी। छठी शर्त थी, जिन सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान अपनी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया था, उन्हें नौकरियों में वापस लेने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस प्रकार कांग्रेस की ओर से गांधी जी की निम्नलिखित बातें ही स्वीकार की गई थी। नंबर 1, कांग्रेस विनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी। और दूसरी, कांग्रेस पुलिस द्वारा दी गई जातियों के लिए निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। तीसरी बात, कांग्रेस नित्य गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। चौथी बात, कांग्रेस सब प्रकार के बहिष्कारों को बंद कर देगी। तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातें स्वीकार की थी। फिर इसके पश्चात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 अप्रैल 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 अप्रैल 1931 को लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय नियुक्त किए गए। वे गांधी इरविन समझौते के घोर विरोधी थे, अतः उन्होंने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन किया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। इस पर गांधी जी ने वायसराय को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दमन चक्र बंद नहीं किया तो वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लेंगे। अंत में 27 अगस्त 1931 को गांधी जी और विलिंगटन की शिमला में भेंट वार्ता हुई और विलिंगटन के अनुरोध पर गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज आंदोलन शुरू हुआ। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे थे। गांधी जी ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया।
गांधी जी के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर कोई हल नहीं निकल पाया। अतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया और गांधी जी लंदन से खाली हाथ वापस लौटे। इस प्रकार शून्य अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। शून्य अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ होना तो महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने अपना दमन चक्र है जो तेवर कर दिया। सरकार ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती समय सेवक दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस संगठन के जो नेता थे अब्दुल गफ्फर खां और उनके छोटे भाई डॉक्टर खां को बंदी बना लिया गया। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और संयुक्त प्रांत में अध्यादेश द्वारा शासन उस समय चलाया जा रहा था। बंगाल में तो एक प्रकार से लगभग सैनिक शासन ही लागू था। उत्तर प्रदेश में करबंदी आंदोलन को कुचलने के प्रयास किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर शेरवानी आदि जो प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके पश्चात सरकार का दमन चक्र तीव्र हो गया। तो सरकार के दमन चक्र से दुखी होकर ही गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को शून्य अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया। सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए कटिबद्ध ही रही। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी और सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित की गई और कांग्रेस कार्यालय पर अधिकार कर लिया गया। आंदोलनकारियों की जो संपत्ति है वह भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई। प्रेस पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया गया। आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई गई। हजारों लोगों को जेलों में ठूसा गया। 1933 के अंत तक कुल मिलाकर 1,20,000 लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था। जनता ने बड़े साहस और उत्साह के साथ सरकार के दमन चक्र का सामना भी किया। सरकार के दमन चक्र के बावजूद भी कांग्रेस ने दिल्ली में वार्षिक अधिवेशन किया जो सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। अगले वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन ने इस आंदोलन को 6 सप्ताह के अंदर अंदर कुचलने की धमकी दी, परंतु निरर्थक सिद्ध हुई। इस प्रकार आंदोलन की समाप्ति। तो धीरे धीरे यह जो आंदोलन था अब कमजोर पड़ने लगा था। 8 मई 1933 को गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू किया। सरकार ने गांधी जी को उसी दिन से जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद शून्य अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर विचार किया गया। सरकार के दमनकारी नीति से जनता में भय और आतंक का माहौल छा गया था। अतः आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया। ऐसी स्थिति में 9 मई 1933 को गांधी जी ने 12 सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी और अंत में 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। अंत में 7 अप्रैल 1934 को शून्य अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो। आइए हम देखते हैं शून्य अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम रहे। सबसे पहले है राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक बनना। तो शून्य अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया था।
इस आंदोलन को व्यापक बनाया गया और देशवासियों में संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जनता में अद्भुत जोश उत्पन्न किया गया। भारतवासी अब हर प्रकार का बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्त करने को कटिबद्ध हो गए थे। नंबर 2 है अहिंसात्मक आंदोलन की सफलता। तो इस आंदोलन ने भारतीयों में अहिंसात्मक शक्ति में विश्वास उत्पन्न किया। इससे गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह की उपादेयता थी वह सिद्ध कर दी। सत्याग्रहियों ने गांधी जी के निर्देशों का पालन करते हुए अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने धैर्य, साहस और शांति के साथ पुलिस के अमानुषिक जो अत्याचारों का सामना किया। निहत्थे सत्याग्रहियों पर बल प्रयोग करने के कारण अंग्रेजों की कटु आलोचना की गई। इससे जनता में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की जो भावना है वह उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है साहस, निर्भीकता एवं नवीन उत्साह का संचार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप देशवासियों में साहस, निर्भीकता, त्याग, बलिदान आदि भावनाओं का प्रसार हुआ था और इससे लोगों में देश को स्वतंत्र कराने के लिए जोश उत्पन्न हुआ तथा अब वे अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए तैयार हो गए थे। नेक्स्ट है स्त्रियों में जागृति। नेक्स्ट है स्त्रियों में जागृति। तो इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपने अपूर्व उत्साह का परिचय दिया था। इस आंदोलन में हजारों स्त्रियों ने भाग लिया। उन्होंने शराब, अफीम तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिए। इस प्रकार स्त्रियों में जागृति उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है संवैधानिक सुधार। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से अंग्रेजी सरकार काफी चिंतित हुई। उसे संवैधानिक सुधारों के लिए अब आवश्यक कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा। कुछ समय बाद 1935 अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है स्वदेशी को प्रोत्साहन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप विदेशी का बहिष्कार किया गया अर्थात विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग पर अब बल दिया गया था। इससे कुटीर उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बम्बई में अंग्रेज व्यवसायियों की 16 जो मिलें थी वह भी बंद हो गई थी। तो कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह आंदोलन 1930-31 में महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़कर चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील बनाया और देशवासियों में अभूतपूर्व साहस, उत्साह, निर्भीकता, त्याग, बलिदान की भावनाओं को संचारित किया था। आंदोलन ने अंग्रेजों के दिलों में अब यह बात बिठा दी थी कि वे भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की अधिक समय तक अब वे उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अब लोगों में जन जागृति आ चुकी है तथा देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे अब अपने प्राणों का बलिदान भी कर देने को तैयार हैं। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।